हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 8 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। देखो फ्रंट पे अभी आपके सामने जो दो आर्टिकल्स हैं जिसमें जनवरी 6 और दूसरा है अमेरिका अटैक्स अमेरिका। इसमें अभी आपको पता होगा जो रिपोर्ट आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पे ही जो न्यूज़ है जिसमें कि प्रो डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप की हार अभी हाजिम मतलब एक तरीके से उनके डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उन लोगों ने कैपिटल हिल्स, ठीक है, वहाँ पर कैपिटल को सीज कर दिया। वाइट हाउस वाला रीजन है उसको। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं देख सकते हो डेमोक्रेसी में कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी देखी जा रही है अमेरिका में। राइट, तो उसी चीज़ को इन दोनों आर्टिकल्स में समझाया गया है, बताया गया है पूरा डिटेल में। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको निकाल के सीधी सीधी बता रहा हूँ। नंबर 1 कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वी द पीपल? जी बिल्कुल भी नहीं। इसमें ही केवल डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं हो जाती। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप किसी एक इंडिविजुअल की पावर को चेक करो। लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, ये प्रीलिम्स 2020 की एग्ज़ाम में था भी कि डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा नहीं होता। तो ये चीज़ तो आती है देखो इस आर्टिकल से सीखने को। इस वाले आर्टिकल की बात करें तो इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है ना सॉरी, ये कैपिटल को सीज जो किया गया है प्रो डोनाल्ड ट्रंप जो भी कैंपेनर हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा, तो यहीं पर पूरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो जाता है। अमेरिका में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर 3 मेन रिस्क बता रहे हैं आने वाले टाइम पर। एक तो ये, नंबर 1 रेशियल क्वेश्चन, ब्लैक एंड वाइट वाला जो डिवीज़न है ना, वो अब बहुत ज़्यादा मुखर होकर बाहर निकल रहा है, ओपन अप हो रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरा जो डर है या जो एक चैलेंज रहेगा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वो रहेगा कि आप देखो स्टेट एजेंसीज में भी कहीं ना कहीं पार्टीशन देखा गया है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जब पुलिस इस अटैक को कंट्रोल करने वाली थी तो पुलिस में कुछ ऐसे पर्सनल्स भी थे जिन्होंने इन राइट्स को, इनको प्रमोट करने की कोशिश की है। ठीक है, और ज़्यादा हवा दी है। तो एक आप देख सकते हो एक पार्टीशन सस्पिशन ऑफ स्टेट एजेंसी, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। 2 चीज़ें हो गई। फिर तीसरा जो चैलेंज है वो है कि जो यूएसए की पॉलिटिक्स है उसका मिलिटराइजेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। देखो वैसे तो यूएसए में एक ग्रुप है जिसका नाम है कू क्लक्स क्लेन, ठीक है, KLAN। ठीक है, ये एक ग्रुप चलता है। वो अपनी तरफ से अपनी कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या फिर कोई वायलेंट एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं कंडक्ट करता रहता है। बट अब जो रिपब्लिकन पार्टी का जो आप देख सकते हो, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो मेन लीडर है उनकी वजह से या उनके सपोर्टर्स की वजह से आज आप देख सकते हो कितना वायलेंस हो रहा है। तो ये 3 बड़े चैलेंजेस है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। रेशियल क्वेश्चन, दूसरा हो गया पार्टीशन सस्पिशन ऑफ स्टेट एजेंसीज, तीसरा है पॉसिबल मिलिटराइजेशन ऑफ यूएसए पॉलिटिक्स। ठीक है, ये 3 चैलेंजेस हैं। बाकी और दोनों आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बाकी उसी चीज़ को नरेट करके बताया जा रहा है जो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। हम जो आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसे हैं नीचे देखो। ये है स्मॉलर डिक्लाइन, इसके बारे में भी समरी मैं आपको अभी यहीं पे दूंगा। हम डिस्कस करेंगे ये वाला आर्टिकल, बिजनेस ऑफ डाइवर्सिटी। कल हमने एक रिपोर्ट ऑलरेडी पढ़ी थी कल की न्यूज़ में, जहां पर जर्मनी की कैबिनेट ने एक अप्रूवल दे दिया है कि जो भी लार्ज फर्म्स हैं, रजिस्टर्ड लार्ज फर्म्स हैं, उनके बोर्ड रूम्स में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व रखना, जिससे क्या होगा, जेंडर पैरिटी आएगी, जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो एक ये आर्टिकल हम इस पेज से डिस्कस करेंगे। फिर ये दूसरा आर्टिकल है, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है कि कोविड-19 से हमने क्या सीखा, क्या लेसन हुआ। 1 साल हो गया, 8 जनवरी को पहली मीटिंग हुई थी इस पेंडेमिक को लेकर के, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ें हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं। एक बार रीडिंग आप मारना चाहो तो देख लेना। बाकी हम बात करते हैं इस स्मॉलर डिक्लाइन के बारे में। देखो अभी NSSO ने अपना डेटा रिलीज़ किया है और कहा है कि 2020-21 में इंडियन इकोनॉमी जो है वो 7.7% से डिक्लाइन करेगी। अब ये एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में बता रहे हैं ना, एक फाइनेंशियल ईयर। तो ये डेटा इतना ज़्यादा हो सकता है कि कोई और एग्ज़ाम दो। यूपीएससी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये डेटा, मैं आपको बता दूं फ्रेंकली, क्योंकि यूपीएससी में एक ट्रेंड देखने को पूछा जाता है कि 5 साल, 10 साल, 3 साल, लाइक दैट। ऐसे नहीं कि 1 साल में क्या हुआ।
क्योंकि इसमें खुद में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये जो एस्टिमेशंस हैं ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में और चेंज होगी, क्योंकि अभी तक तो 7 से 8 महीने का डेटा आपके पास में अवेलेबल है। अभी तो केवल एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्चुअल में जो डेटा कलेक्ट होगा उसका डेटा जो आएगा वो होता है फिर फाइनल। तो अभी तो केवल एक ट्रेंड बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई रियल टर्म्स में, ठीक है, जिसमें हमने बेस ईयर जो लिया हुआ है उससे कंपेयर किया 2020-21 फाइनेंशियल ईयर को, ठीक है। दूसरा, जो नॉमिनल टर्म्स की बात करें, नॉमिनल टर्म्स का मतलब 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में कितना चेंज आया है, तो कॉन्ट्रैक्शन कितना देखा गया, केवल 4.2% का, ठीक है। और एस्टिमेशन कितना लगाया जा रहा है कि 2020-21 में कितना, हमारी इकोनॉमी 194.81 लाख करोड़ की है रुपए में, ठीक है, रुपीस की टर्म्स में, ठीक है, जो कि 2019-20 में कितनी थी, 203.89 लाख। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखा गया, और वो कॉन्ट्रैक्शन कितना, 4.2%। तो इसमें आपको नॉमिनल और रियल का डिफरेंस भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। नॉमिनल मतलब प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो जस्ट, और जबकि रियल में आप क्या करोगे, जो आपने रेफरेंस ईयर, जो आप कह सकते हो बेस ईयर फिक्स कर रखा, उससे कंपेयर करते हो। फिर इसमें ट्रेंड बताया है कि एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा वीक है, फिर भी ठीक ठाक है, और सर्विस सेक्टर अभी भी कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर रहा है। यही चीज़ें इसमें बताई जा रही है। बाकी ये आर्टिकल हमारे लिए इतने ज़्यादा काम का नहीं है। फिर चलते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे अगर ये देखें, बोलने भी मत दो यारो, ये आर्टिकल हमारे काम का है नहीं। ये वाला आर्टिकल है जिसको हम एक बार फिर से देखेंगे, जिसमें एमएसपी का क्या मुद्दा है, कितना अभी आप देखोगे एमएसपी कैलकुलेशन में क्या फॉर्मूला काम आता है, फॉर्मूला को पूरा डिकोड करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, कौन सी 2 कमिटीज़ हैं जिनके रिकमेंडेशंस दी हुई है, जिसके बेसिस पे ये 3 फार्म लॉज लाए गए हैं। तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नए पॉइंट्स भी है, जानेंगे इस आर्टिकल को अच्छे से। तो एक आर्टिकल ये हो गया, तो 2 आर्टिकल हो गए। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, जो न्यू सेंट्रल पार्लियामेंट्री विस्टा का अप्रूवल मिल गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें क्या है क्या नहीं है, पूरा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पिक करके और करंट सिनेरियो तक पहुंचेंगे, जानेंगे इस आर्टिकल को। लिखा हुआ आर्टिकल है ये, अर्जुन राम मेघवाल जी, ये यूनियन स्टेट मिनिस्टर हैं, देखेंगे इस आर्टिकल को। तो ऐसे करके 3 आर्टिकल से देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट आर्टिकल है बिजनेस ऑफ डाइवर्सिटी। देखो, जर्मनी कैबिनेट ने अभी एक लॉ को अप्रूवल दिया है कि एक मैंडेट डिक्लेयर किया जाएगा कि जो भी लार्ज लिस्टेड फर्म्स है कंट्री की, जर्मनी की, उनमें कम से कम, उनके बोर्ड में कम से कम एक वुमेन को एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये अपने आप में बहुत ही वेलकमिंग है, और आप देख सकते हो ये प्राइवेट कंपनीज़ के लिए ये चीज़ एक तरीके से मैंडेटरी करने की कोशिश की। ये एक स्लो प्रोग्रेस है, बहुत धीमी प्रोग्रेस है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए बोर्ड रूम्स में। देखो, आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो वॉलंटरीली नहीं होती हुई दिखाई देती हैं, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं करने के लिए आपको लॉज बनाने होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस डालनी पड़ती हैं जो भी फर्म्स हैं उन पे। अगर वुमेन की बात की जाए तो वो लगभग जर्मनी में 12% रिप्रेजेंटेशन है उनका, अगर बोर्ड्स की बात की जाए डिफरेंट फर्म्स में, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। जबकि यूएसए में यही परसेंटेज बढ़ के लगभग 28.6% है, यूके में 24.5% है, और फ्रांस में 22.2% है। 2015 में जर्मनी ने एक लेजिस्लेशन ऑलरेडी बनाया हुआ था जिसमें वुमेन के लिए 30% कोटा रिजर्व रखने की बात की गई थी, बट वो जो काम था वो रिजर्वेशन था नॉन एग्जीक्यूटिव और रोल्स के लिए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का जो काम होता है ना टॉप ऑर्डर में, उसमें ये रिजर्वेशन नहीं था 30% सीट्स को उनके लिए कोटा देना, ठीक है। अब ये केवल काम किसके लिए, 30% किसके लिए था, सुपरवाइजरी बोर्ड्स के लिए। बट अभी जो ये एक सीट की बात की गई है ना, ये बोर्ड्स में जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होगी, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव रोल परफॉर्म किए जाएंगे। तो हम देखें बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट होती रहती हैं, तो वुमेन लीडरशिप की अगर बात करें तो वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है डिफरेंट हायर पोजीशंस में। तो फिर भी क्वेश्चन क्या बच जाता है, क्या ये जो कोटा है ये लीगली बाइंडिंग रहेगा, और या वाकई में स्टेट ने ये जो कानून बनाया है तो ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज में अपनी खुद की दखलंदाजी करने का है। देखो, जर्मनी का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इनोवेटर्स की बात करो, टैलेंट की बात करो, या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात करो, तो वहाँ पर आपको एक एक्सपेंड करना ही पड़ता है सिस्टम को, ठीक है।
और जब आप एक्सपेंशन लेकर के आते हो तो नए आइडियाज़ आते हैं, और नए आइडियाज़ आते हैं तो आप ग्रोथ भी करते हो। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप ग्रोथ नहीं करोगे तो कॉर्पोरेट हाउसेस सर्वाइव कैसे करेंगे। तो जो ये ग्लास सीलिंग होती है ना, ग्लास सीलिंग का मतलब ये हो गया कि एक इनविजिबल ऐसी छत जिसके नीचे नीचे ही वुमेन है वो कन्फाइन होकर रह जाती हैं, उससे टॉप लेवल पे जाने के लिए उनको प्रमोशन मिलता भी है तो बहुत ही कम मिलता है। तो इस ग्लास सीलिंग को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि दिखने में तो है नहीं बट रियल में एग्जिस्ट करती है। आप एक्सपीरियंस करते हो कि हाँ, टॉप जो एग्जीक्यूटिव लेवल के जो रोल्स हैं उनमें वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है, जबकि नीचे वाले रोल हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये ग्लास सीलिंग को ब्रेक करने के लिए ये जो एक तरीके का प्रोविज़न जो स्टार्ट किया गया है वो बहुत ज़रूरी है। अगर जेंडर पैरिटी की बात करें तो देखो, नॉर्वे, स्वीडन, इटली, यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन देखा जा सकता है वुमेन का एज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी गवर्नमेंट ने लीगल कोटा भी कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर रखा है। इंडिया की अब बात करते हैं। देखो, सेबी के जो रेगुलेशंस हैं उनमें बिल्कुल मैंडेटरी किया हुआ है कि जो भी लिस्टेड फर्म्स हैं उनमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर जरूर होगी बोर्ड में। ठीक है, ये चीज़ अच्छी है, हमारे ऑलरेडी है। बट इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर वुमेन बोर्ड डायरेक्टर्स की बात करें, निफ्टी की 500 कंपनियां हैं, जो टॉप 500 कंपनियां, उनमें केवल 20% ही अप्रोच हो पा रही है अभी भी। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं डिस्करेजिंग है, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज के द्वारा, तो उसमें ये चीज़ डिक्लेयर की गई थी। इनइक्वालिटी की अगर बात करें, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, चाहे कास्ट बेस्ड हो, चाहे इनकम बेस्ड हो, ये देखो हमारे सिस्टम में, इंडियन इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई छूटा हुआ भाग नहीं है। इसमें भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ लगातार बनती चली जा रही है। तो आपको सब्सटेंटिव इक्वालिटी प्रमोट करनी है तो इसके लिए हमें थोड़े और काम करने पड़ेंगे। ठीक है, प्रेशर लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है, जिससे कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है बोर्ड रूम में वो इंक्रीज हो और जेंडर इक्वालिटी बढ़ सके। तो जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मिसअंडरस्टैंडिंग द एमएसपी। यह आर्टिकल लिखा हुआ है प्रीतम सिंह एंड श्रुति भोगल के द्वारा। देखो, कितनी बातें हो चुकी है फार्मर्स के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, बट अल्टीमेटली 4 जो मुद्दे थे उनमें से 2 मुद्दों पर कहीं ना कहीं कंसेंसस देखने को मिली है। एक तो ये कि स्टबल बर्निंग के इशू को लेकर के जो पूरा कॉन्सिलरी जेस्चर था जिसमें दोनों के बीच में बातचीत हुई, वो एक तो सेटल होना। एक दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो अमेंडमेंट बिल लाने वाली थी गवर्नमेंट, जो कि कहीं ना कहीं ड्राफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसको कहीं ना कहीं एक बार रोक लिया गया। तो ये जो कदम उठाए गए हैं ये बड़े वेलकमिंग है। अब बात आ जाती है मुद्दा कहाँ के फंस रहा है। एक तो फंस रहा है एमएसपी पे, एक फंस रहा है तीनों बिल्स को बिल्कुल बोले रिपील करो, इस चीज़ को लेकर के। तो हम इस मुद्दे को थोड़ा और देखते हैं। देखो, एमएसपी है ना, ये अपने आप में कंटेंशियस इशू है जिसपे अभी भी दोनों पार्टीज अभी भी कंसेंसस नहीं ला पाई हैं। एमएसपी की बात करें तो इसका पॉइंट हमारे साथ में जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, पीपीएस है, वो दोनों कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर पीपीएस का मतलब हो गया पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, इसका मतलब ये हो गया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ या फिर एपीएमसी मंडी यार्ड में जो खरीद फरोख्त होती है उसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक एग्जाम्पल को अगर हम समझे तो एमएसपी और पीपीएस एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो समझने वाली बात है। देखो, एमएसपी जो है, इस पर आप देख सकते हो ये कोई कंपलसरी तो है नहीं कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम इसमें कंपलसरीली परचेजिंग करेगा। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो सपोर्ट प्राइस है वो, अगर पीपीएस सिस्टम अगर कोलैप्स हो जाता है, जैसे एपीएमसी मंडीज को अगर आप बाईपास कर रहे हो, जो कंसर्न है राइटर के वो देखना आप कि एपीएमसी मंडी को अगर बाईपास कर रहे हो तो फिर लोग एमएसपी के ऊपर वैसे ही टाई नहीं होंगे। अगर करंट कंडीशन की देखी जाए तो करंट कंडीशन में यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है मेज़ का। ठीक है, कि लगभग 23 ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके लिए आप देखोगे कि एमएसपी डिक्लेयर की जाती है, बट केवल 2 क्रॉप्स, कौन सी, वीट एंड राइस, इनकी प्रोक्योरमेंट तो देखो टाइम पर टाइम बाउंड मैनर में और जितना होना चाहिए उतना हो रहा है। बट बची हुई 21 जितनी भी क्रॉप्स हो उनमें ये कहीं ना कहीं एमएसपी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है।
अगर एमएसपी और पीपीएस एपीएमसी मंडीज की अगर बात करें तो टाइम बाउंड मैनर में जो परचेजिंग होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है, उसमें फेल होते हुए दिखाई देते हैं। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं देखें तो एक फिक्स फॉर्म में देखने की ज़रूरत है। अगर एमएसपी डिक्लेयर की जाए तो मध्य प्रदेश में जो वेजिटेबल्स है ना वो जानवरों को खिलाने की नौबत नहीं आए, और एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद में उसको कम से कम उसको अप्लाई करने की बात की जाए। देखो हिस्टोरिकल चेंजेस हमने देखे कि क्यों एमएसपी और ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम शुरू हुए थे। इसकी वजह थी कि हमारे यहाँ पर फूड सफिशिएंसी हम इंश्योर करना चाह रहे थे, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने एमएसपी और पीपीएस सिस्टम को अपनी तरफ से पुश किया था कि फार्मर्स जो हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके। ठीक है, बट मेनली क्या फोकस रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का? व्हीट एंड राइस, जो कि आज तक लगातार चलता आ रहा है। देखो फूड सेल्फ सफिशिएंसी तो हमने अचीव कर लिया, अमेरिका से हम गेहूं मंगाते थे वो हमने बंद कर दिया, हम एक्सपोर्टर और बन गए हैं। और शुरुआती 70s में, अर्ली 70s में ये चीज़ होने लग गई थी। पर पर्पज जो एमएसपी का था या पीपीएस का था वो दो फोल्ड था, दो चीज़ों पर था। एक तो देखो कि हम फूड सेल्फ सफिशिएंसी को मेंटेन करके रखें, चाहे वो कि बुरी से बुरी एडवर्स सिचुएशन कैसी आ जाए, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रॉब्लम हो या किसी और वजह से फूड शॉर्टेज हो। तो एक तो वजह हो गई क्या, फूड सफिशिएंसी को कंटिन्यू बनाना। ठीक है, दूसरा जो टारगेट है वो ये कि एक रीजनेबल और अश्योर्ड आप कह सकते हो इनकम दी जाए फार्मर्स को। तो ये दोनों चीज़ें कोई एक बार दे करके रुकने वाली नहीं है, ये दोनों चीज़ें थोड़ी लगातार करने की होती हैं। इस तरीके से फर्स्ट पर्पस तो हो गया क्या, फूड सेल्फ सफिशिएंसी और फार्मर्स को अश्योर्ड इनकम देनी। दूसरा पर्पस क्या है इस एमएसपी और पीपीएस सिस्टम का, वो ये कि 86% जो हमारे मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल का मतलब जिनके पास में लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर या उससे कम है, या फिर आप कह सकते हो स्मॉल फार्मर्स जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर के बीच में रहती है, तो इनकी जो इनकम है उसको आप एश्योर कर सको। और वो भी क्या होता है, जैसे ही ये खेती से ये कटाई कर लेते हैं अपनी खुद की क्रॉपिंग की, तो इमीडिएटली वो मार्केट में जाके सेल आउट कर सकें। तो ये दो चीज़ें हमारे पास में बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो देखो कितनी ही प्रो गवर्नमेंट बातें कर लो या प्रो एग्रो बिजनेस इकोनॉमिस्ट अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे, बट एमएसपी जो है वो आज भी अपनी रेलेवेंस लगातार बनाए हुए है। क्योंकि फूड प्रोक्योरमेंट की अगर बात करें और उसमें भी अगर फूड सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें तो एमएसपी को कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। अच्छा, अब बात आ जाती है अगर इग्नोर किया जाए या तो दोनों पर्पजेस को या फिर किसी एक पर्पज़ को, तो उस केस में फिर एमएसपी और एपीएमसीज कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो सकती हैं। बट आप देखो शांता कुमार कमेटी जिसने रिकमेंडेशन दिया था 2015 में कि बोला एफसीआई जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट करता है उसको अब डिसमेंटल कर देना चाहिए। तो उससे तो हमारी फूड सेल्फ सफिशिएंसी जो गरीबों के बीच में अनाज बंटना चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड, वो कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट आ जाएगा। तो इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है और दोनों पर्पसेस फुलफिल होते हुए ये काम कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। देखो गवर्नमेंट जो है ना अश्योरेंस देती है बार बार एमएसपी या फिर एपीएमसी के लिए कि बोलो कि दोनों के दोनों को एग्जिस्ट करते रहेंगे, साथ में बिग एग्रो बिजनेस जो कंट्रोल प्राइवेट मार्केट है उसको भी ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर राइटर जो है वो इस चीज़ पर थोड़ा सा क्वेश्चन उठा रहे हैं, बोले कि ये टेनेबल नहीं है, ये जस्टिफाइबल नहीं है। देखो फार्मर्स अगर एक बार फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए किसी कॉरपोरेट के साथ में एग्रीमेंट में चले गए तो उस फार्मर के पास में मौके ख़त्म हो जाएंगे कि वो एपीएमसी मंडी में जाकर के अपने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको बेच सके, चाहे उसको उस कॉरपोरेट से ज़्यादा अच्छे दाम मिले। देखो इसके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आ जाता है कि आपने ये तो एक अच्छी बात कह दी कि चलो ठीक है एपीएमसी मंडियाँ ज़्यादा पैसा देंगी उनको तो वो बेचने के लिए मौका नहीं है, बट अगर एपीएमसी मंडियों में और ज़्यादा भाव नीचे जा रहे हैं तो एक सिक्योरिटी भी तो मिल रही है ना उनको। ये चीज़ आर्ग्यूमेंट दी जाती है प्रो बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस के बेसिस पे। ठीक है, खैर फिलहाल हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं। मतलब 3 साल का अगर एग्रीमेंट किसी कॉरपोरेट के साथ में फार्मर कर लेता है और एपीएमसी मंडी अगर अच्छी प्राइस देता है उस कॉन्ट्रैक्टेड फार्मर को तो वो नहीं जा सकता। अगर जाएगा भी फार्मर एपीएमसी मंडी में बेचने के लिए और अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर कंप्लाइंट नहीं होता है फार्मर, तो उसको वो कॉरपोरेट हाउस जो है वो कोर्ट में ले जा सकता है। तो एक ये डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा।
और रही सही में फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। बोलो वो जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन लॉज के अकॉर्डिंग वो है प्रो बिजनेस हाउस, ना कि प्रो फार्मर्स। तो उस केस में फार्मर्स के बीच में भी कहीं ना कहीं एक अनरेस्ट का कारण ये बन रहा है। अच्छा, फिर बात आ जाती है कि एपीएमसी मंडी की बात करो एक तो, और दूसरी तरफ प्राइवेट मार्केट की बात कर रहे हो आप दोनों। अब प्राइवेट मार्केट पे तो काम करेगा देखो सेंट्रल लॉ, और एपीएमसी मंडियों पे काम करते हैं स्टेट के कानून। तो इस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होने का डर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये कंसर्न हमें जानने की ज़रूरत है। अब बात आ जाती है एमएसपी की। तो बोले एमएसपी की अगर बात करें तो वो भी इनएडिक्वेट है, जितना वाकई में इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए उतना नहीं है। 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है एमएसपी को, बट 2 कंपोनेंट ही ऐसी हैं जिनको टाइम बाउंड मैनर में प्रॉपर वे में जिनकी प्रोक्योरमेंट होती है, या फिर उनके लिए एमएसपी को बाउंडेड मैनर में डिक्लेयर किया जाता है, जो है वीट और राइस। अगर यहाँ पर 21 बची हुई क्रॉप्स को भी प्रॉपर एमएसपी का अगर इम्प्लीमेंटेशन होता रहे तो क्या वीट और राइस का क्या इंटेंसिफिकेशन रहेगा? तो ये एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ मैं मतलब अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 23 क्रॉप की जो एमएसपी है, अगर इसको आप अच्छे से प्रमोट करो तो उस केस में भी तो कहीं ना कहीं आप डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हो ना एग्रीकल्चर में। वीट और राइस को अगर रिप्लेस करवाना चाह रहे हो दूसरी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोला मेज़ का एग्जाम्पल। बोला एमएसपी के लिए 2019-20 में 1760 रुपये पर क्विंटल डिक्लेयर की गई थी, बट मार्केट में बिका कितना? ये केवल 1250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। बिहार में अगर ये बिहार में, हरियाणा में और भी कम, और कर्नाटका में देखो 1100 रुपये पर क्विंटल। तो कहाँ तो एमएसपी डिक्लेयर हुई है और कहाँ ये, तो एमएसपी इसका मतलब क्या बाउंडेड मैनर में नहीं चल रही है। तो इस चीज़ से भी फार्मर्स को कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी की ज़रूरत है, डिमांड लगातार बनती चली जा रही है। तो ये जो 21 क्रॉप जो बची हुई है इनके लिए भी एमएसपी पैकेजेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाउंडिंग बनाने की ज़रूरत है। अब बात आ जाती है कि एमएसपी की कैलकुलेशन, ये अच्छा पैराग्राफ है इसमें। तो एमएसपी की कैलकुलेशन आप देखोगे तो अभी जैसे स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी अपनी कि C2 + 50% को आप डिक्लेयर करो। कहने का मतलब जितना ओवरऑल कॉस्टिंग लग रही है उस कॉस्टिंग का आप 50% एडिशनल दो। C250 मतलब इसमें जितनी इनपुट कॉस्ट हो गई, फैमिली लेबर हो गया, जितना कुछ भी आप ब्याज दे रहे हो, उधार लिया हुआ है, वो सारी कॉस्टिंग मिला लो और उसका एडिशनल 50% करो, उतनी एमएसपी आप डिक्लेयर करो। ये रिकमेंडेशन दी थी MS स्वामीनाथन कमेटी ने। ठीक है, जबकि फाइनलाइज किस पे किया गया है एमएसपी अभी दी पे जाती है, वो दी जाती है A2 + FL + 50% फॉर्मूला पे। अब A2 + FL + 50% फॉर्मूला को अगर मैं डिकोड करूं तो A2 का मतलब तो हो जाता है कि एक्चुअल कॉस्ट जो भी इनपुट्स पे लगती है, जो कि फर्टिलाइजर हो गया, एग्रीकल्चर के लिए आप सीड लेकर के आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। FL का मतलब हो गया जो भी कैलकुलेशन करने के बाद में फैमिली लेबर जो लग रहा है, वहाँ पर मेहनत भी तो करते हैं ना घर वाले, वो इन दोनों को ऐड करो, फिर बाद में 50% एडिशन करके और फिर एमएसपी डिक्लेयर की जाए। तो आप देखोगे कि A2 FL और 50 वाले फॉर्मूला में C2 + 50 के कंपैरिजन में क्या चीज़ें मिसिंग है, जो एक फार्मर हाउस या फिर एक फार्मिंग एग्रीकल्चरल हाउस जो है वो अपना ब्याज पे करता है मार्केट को, जो वो उधार लेकर के आता है, मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लगता है वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड है। तो इस चीज़ पर भी राइटर यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि एमएसपी कैलकुलेशन होनी चाहिए C2 + 50% पे, ना कि A2 FL + 50% पे। तो एमएसपी कैलकुलेशन में भी बोले गड़बड़ है, तो ये भी कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है। अब देखो अमेंडमेंट्स हैं, वही बात है, फार्म लॉज के अपने अपने एस्पेक्ट हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स तो लाने की ज़रूरत है ही, और तो साथ में इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इनको भी सस्टेनेबली आगे बढ़ाना है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ये जो लॉज हैं इनमें जो कुछ भी लाने हो तो इसमें एक इंक्लूसिव, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में वेल इन्फॉर्म्ड लॉ लाने की ज़रूरत है, जो कि हमारे लिए बड़े कंपैटिबल हो सके इंडियन सिस्टम के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है अ हाउस फॉर न्यू इंडिया। यह आर्टिकल लिखा हुआ है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो हम 21वीं शताब्दी में एंटर हो गए हैं। 21वीं शताब्दी की अगर बात करें, 21वीं शताब्दी का 21वां ईयर, ठीक है,
तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी हम देख सकते हैं हमारी खुद की सिटीजनशिप की, हमारी खुद की एस्पिरेशंस की, और बहुत सारे माइलस्टोन्स हमने कवर भी किए हैं। और जब हमारा इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल चल रहा था, उसका अल्टीमेट टारगेट जब हमें स्वराज मिला, तो उसके लिए भी हमने बहुत सारी मेहनत की थी। और आज हम एक प्राउड डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह उभर के आ रहे हैं। और जब नई पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया जाएगा, जब हमें इंडिपेंडेंट हुए 75 साल हो जाएंगे, तो वो एक अलग ही आप कह सकते हो कि हमारी जो ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री है उसका एक शोकेस रहेगा। देखो 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, जब इंडियंस को पार्टिसिपेशन का एश्योरेंस मिला था एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में, और जिसका मेन बेस क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, उसमें आप देखोगे 1921 में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इंडियंस भी कहीं ना कहीं इलेक्ट होकर के आए थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ गई थी। तो इस चीज़ में अगर हम देखें तो जो करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको डिज़ाइन किसने किया था, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बार्कर के द्वारा, ठीक है, तो बेकर के द्वारा। तो वो जो बिल्डिंग है वो आज भी लगातार चलती आ रही है। पहली लोकसभा जब हमारे इंडिपेंडेंट होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसमें 489 सीट्स थी एमपीज के लिए, जहां पर आप देखोगे एक एमपी लगभग 7 लाख इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब एडल्ट्स को जो वोट किया करते थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। जबकि कंट्री की पॉपुलेशन आज कितनी हो गई है हमारी, लगभग 36.1 करोड़ हुआ करती थी 1951 में, वो बढ़कर कितनी हो गई है, 100 करोड़ और बढ़ गई है। तो आप देख सकते हो 135 करोड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर एमपीज की बात करें तो नंबर ऑफ एमपीज भी हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। अगर आइडिया की बात करें नई पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर की, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमारे प्रीवियस 2 स्पीकर ऑफ लोकसभा ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है, जिसमें एक का नाम है मीरा कुमार, तो दूसरे हैं सुमित्रा महाजन, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम पे लोकसभा स्पीकर रही हैं। अगर हम देखें आज नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टाफ है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे एमपीज के नंबर, जैसे डिलिमिटेशन 2026 के बाद में करना पड़े, तो उस केस में नंबर ऑफ एमपीज की सीट्स भी बढ़ेगी। तो उस केस में आप देखोगे सिक्योरिटी पर्सनल्स के नंबर्स भी बढ़ेंगे, मीडिया विजिटर्स भी अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत मुश्किलों का हौच पौच हो जाता है, बहुत कंजेशन हो जाता है। रही सही में अगर जॉइंट सेशन बुलाने की ज़रूरत हो सेंट्रल हॉल में, तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा जाम होने के चांसेस बन जाते हैं। तो उस केस में नई बिल्डिंग या स्पेशियस विस्टा का बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, इस चीज़ को मैंने बताई दी आपको, सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार ने अपनी तरफ से कहा। रही सही में राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू जी, और करंट जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने भी, और जो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की हमें ज़रूरत है। देखो आर्टिकल 81 जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन होती रहनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएशन आते रहते हैं टाइम के साथ में। लास्ट जो डिलिमिटेशन हुआ था ना, वो 1971 सेंसस के बेसिस पे है, जो कि 2026 तक चलेगा। और उसके बाद में अगर डिलिमिटेशन होता है तो उस केस में नंबर ऑफ एमपीज डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन हमने देखी 100 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई है 1951 से लेके अब तक। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, तो अभी जो काम किया जा रहा है, तो हम 2022 में लगभग 75 साल की इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी बन जाएंगी। तो आत्मनिर्भर भारत अगर हमें बनाना है, तो हमें भी कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और अच्छे से परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो वाकई में एक तरीके से शोकेस का काम करेगी। हाँ, वाकई में हमने बहुत कुछ अचीव किया है। तो नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो आइडिया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो स्कीम है ये, वो आइडिया शो करेगी। धौलपुर राजस्थान से जो रेड सैंडस्टोन निकलेगा, उससे उसकी पूरी डिज़ाइनिंग तैयार होगी, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होगी, एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, और आप देखोगे स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगा। टेक्नो फ्रेंडली बिल्डिंग होगी, जिसमें लगभग 1224 एमपीज़ के बैठने की व्यवस्था होगी टोटल। ठीक है, अगर हम देखें हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में और कल्चरल एथोस की अगर बात करें, तो हमारे यहाँ पर जो अनुभव मंडप का जो आइडिया है, जो कि भगवान बासवान, ठीक है,
जिन्होंने वीराशैवा वाला आइडिया जो दिया था 12th सेंचुरी का, वहाँ से भी कुछ ड्रॉ करते हैं तो बुद्धिज़्म जो कि 6th सेंचुरी BCE से लेकर आज तक हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की आइडियाज़ देती रहती है। B.R. अम्बेडकर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियरली कहा था अपने डिबेट में, ठीक है। तो उनके आइडियाज़ को अगर कंटिन्यू करें तो हमारे यहाँ पर ये नई बिल्डिंग बनना ये एक अच्छी बात मानी जा सकती है। अगर दूसरे और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें तो यूएसए जैसे इंडिपेंडेंट हुआ था तो 25 साल ही नहीं हुए थे यूएसए को इंडिपेंडेंट हुए, उस 25 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपनी खुद की नई कांग्रेस, जो आज की यूएसए की पार्लियामेंट है ना, उसको कांग्रेस बोलते हैं, उसकी नींव डाल दी थी। 70 सालों में वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी। ऐसे ही 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी खुद की नई पार्लियामेंट बना दी थी कैनबरा में, समझ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पोस्ट कॉलोनियल पीपल जो हैं हमारे यहाँ के, हम इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, हमारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का काम होना अपने आप में एक वेलकमिंग स्टेप कंसिडर किया जा सकता है। तो सेंट्रल विस्टा का जो काम हुआ हमने देख ही लिया, मॉडर्न है, टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड वर्ल्ड के हिसाब से देखिए, सभी स्टेक होल्डर्स की रोल्स और डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी ड्यूटीज़ और राइट्स को रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है और इसी तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और रही सही में इसका देखो एक लॉजिक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, जो हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में बहुत बार डिस्कस भी किया है कि इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेंगे, वो भी कम से कम इस इकोनॉमिक क्राइसिस में, ठीक है। क्योंकि अभी डिप्रेशन मतलब एक बहुत रिसेशन है, रिटार्डेशन है इकोनॉमी में, एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपनी तरफ से फिस्कल स्टिमुलस देना होता है। तो फिस्कल स्टिमुलस का तरीका क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू कर दे तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार से फिर क्या होगी, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली साइकिल पे आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।